मैं श्रीमती प्रेम परिहार, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज हम पिछले अपने वीडियो का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें बैंकिंग कंपनी अधिनियम नियमन अधिनियम जो हमारा 1949 है, उसकी कुछ बातों को तो हमने पहले अध्ययन कर लिया था कि उसकी अधिकृत पूंजी क्या है, बैंक का प्रबंधन कैसे होगा, परिभाषाएं क्या है, मताधिकार क्या है। लेकिन बाकी के शेष बिंदु हैं, उनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला बिंदु है नई शाखाएं एवं स्थानांतरण। कोई भी स्थापित बैंकिंग कंपनी विस्तार के लिए अपनी नई शाखाएं खोलना चाहती है या किसी शाखा का स्थान परिवर्तन करना चाहती है, तो इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत उसे रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन यदि कोई बैंकिंग कंपनी एक ही शहर या गांव में शाखा का स्थान परिवर्तन करती है, तो या वह अस्थायी शाखा अधिकतम 1 माह के लिए स्थापित करती है, तो इसके लिए उसे रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की अनुमति से पहले रिजर्व बैंक आवेदन पत्र पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करता है, जिनमें पहला है बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उसका इतिहास, बैंकिंग कंपनी के प्रबंध का सामान्य प्रारूप, पूंजी की पर्याप्तता एवं आय की संभावना, क्या इससे सार्वजनिक हित होगा, यानी इन बातों को उसे ध्यान में रखना होता है। आरबीआई देखेगा कि वास्तव में उस बैंक की स्थिति मजबूत है कि नहीं है, वास्तव में उसका प्रबंधन समाज हित के लिए हो रहा है कि नहीं है, उसके पास पर्याप्त आय के संसाधन है या नहीं है, और उसकी पूंजी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है कि नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वह उस बैंक को अन्य कोई शाखा खोलने के लिए प्रमाण पत्र देगा या लाइसेंस देगा। ऐसे ही कोई बैंक अपनी मर्जी से हर जगह शाखा नहीं खोल सकते, उन्हें रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अगला बिंदु है वैधानिक तरल कोष। सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंकों के पास पर्याप्त तरल साधनों का होना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास उस बैंक में रह सके। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमाओं का कम से कम 20% तरल कोषानुपात रखना अनिवार्य किया गया था, लेकिन इसे 1974 में बदलकर 25% कर दिया गया। यह नगद कोषानुपात और वैधानिक तरल कोषानुपात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। बैंकों की यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश की वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, मुद्रा प्रणाली की अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए वह इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है। भारत में संपत्ति। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के प्रावधान के अनुसार विदेशी बैंकिंग कंपनियों पर यह नियम लागू होता है कि जिन्हें अपनी समस्त मांग और अवधि दायित्व की 75% संपत्ति भारत में ही रखना अनिवार्य होगा। इस धारा का मुख्य उद्देश्य भारतीय पूंजी को विदेश में जाने से रोकना है। इसके लिए प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपनी तिमाही रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजनी होती है, यानी कि कोई भी अगर विदेशी बैंक है तो उसको अपनी समस्त संपत्तियों का 75% भाग भारत में रखना अनिवार्य है। अंतिम खाते तथा उसका अकिंक्षण। इस अधिनियम की धारा 29, 30, 31, 32, 33 के प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम खाते एवं उनके अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि अंतिम खाते व्यापारिक वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर पर फॉर्म ए के अनुसार बनाने होते हैं। इन पर बैंक के मैनेजर अथवा वरिष्ठ अधिकारी तथा कम से कम 3 संचालकों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। संचालकों की संख्या 3 से कम होने पर सभी संचालकों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। विदेशी बैंकों के लिए केवल भारत में जो प्रधान अधिकारी है उसी के हस्ताक्षर पर्याप्त माने जाते हैं। उन्हें संचालकों की हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
बैंकों को इन अंतिम खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है और इनका प्रकाशन भी करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक बैंक को अपने अंकेक्षित अंतिम खातों की 3 प्रतियां आगामी 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के पास भेजनी होती है और रिजर्व बैंक यदि उचित समझता है तो इस अवधि में 3 माह की बढ़ोतरी भी कर सकता है। बैंक की स्थिति को देखते हुए, बैंक के व्यापार को देखते हुए रिजर्व बैंक अगर चाहे तो इस अवधि को बढ़ा सकता है, अन्यथा उसे 31 मार्च तक रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट जो अंकेक्षित है वो भेजनी अनिवार्य है। निरीक्षण। बैंकिंग कंपनियों की कार्यक्षमता बनाए रखने व उनमें सुधार हेतु अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण के समय उसे बैंक की लेखा पुस्तकों की जांच कर सकता है और निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां स्वयं बैंक, भारत सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करता है। बैंक की वित्तीय स्थिति अगर खराब पाई जाती है तो वह बैंक को बंद करने के आदेश भी दे सकता है। इस संदर्भ में बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है कि वह निरीक्षण अधिकारी के सम्मुख चाही गई समस्त सूचनाएं या प्रपत्र समय पर प्रस्तुत करें। निरीक्षण अधिकारी बैंक के किसी भी संचालक को शपथ दिलाकर उसकी जांच कर सकता है। यदि केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे तो बैंक को पूरा अवसर देकर रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्ट को प्रकाशित भी कर सकता है। रिजर्व बैंक को निरीक्षण करने से पूर्व केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। उसे केंद्रीय सरकार के आदेश मिलते हैं तभी वह उन बैंकों का निरीक्षण कर सकता है। सामान्यतः रिजर्व बैंक के पास में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनके माध्यम से वह इन बैंकों का नियमन, नियंत्रण और निर्देशन करने का कार्य सकुशलता से कर सकता है। बैंकों का एकीकरण। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि चाहे तो 2 या 2 से अधिक बैंकों का एकीकरण किया जा सकता है। जिन बैंकों का एकीकरण किया जाना है उन्हें अपनी अलग अलग अंशधारियों की साधारण सभा में 2/3 बहुमत से एकीकरण की योजना को स्वीकृत कराना होगा। ऐसी स्वीकृत योजना को रिजर्व बैंक के पास अनुमति हेतु भेजना आवश्यक होता है। यदि कोई अंशधारी एकीकरण की योजना से सहमत नहीं होता है तो उसे उसके अंशों की राशि लौटाई जाती है। ऐसे समय अंशों का मूल्य रिजर्व बैंक निश्चित करता है। रिजर्व बैंक द्वारा तय मूल्य ही अंतिम मूल्य माना जाता है। रिजर्व बैंक के एकीकरण की स्वीकृति मिलने के बाद एकीकरण की योजना क्रियान्वित की जाती है और संबंधित बैंक अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण अधिग्राहक बैंक को कर देते हैं। इस अधिनियम में 1965 में संशोधन किया गया है, जिसके बाद में विलय और एकीकरण के संदर्भ में रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। रिजर्व बैंक किसी बैंक की आर्थिक स्थिति के खराब होने पर केंद्रीय सरकार को ऋण स्थगन काल के लिए अथवा व्यवसाय के स्थगन के लिए भी सिफारिश कर सकता है या रिजर्व बैंक उस बैंक को किसी अन्य बैंक के साथ मिलाने या उसे पुनर्गठित करने की योजना तैयार करके केंद्र सरकार के समक्ष रख सकता है। केंद्र सरकार यदि ये चाहे तो वह इस योजना को स्वीकृत कर सकती है, परंतु ऐसी योजना जमाकर्ताओं के हित में होनी आवश्यक है। बैंकों को बंद करना। किसी भी बैंकिंग कंपनी का समापन बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 एवं भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। यदि बैंक अपने ऋण के भुगतान करने में त्रुटि करता है या बैंक को ऋण भुगतान के संदर्भ में कोई परेशानी हो रही हो तो रिजर्व बैंक उसे बैंक को बंद करने के आदेश दे सकता है। इसके लिए यह आवश्यक हो कि रिजर्व बैंक के कार्यालय वाले स्थान पर
स्थापित बैंक ऋण के भुगतान की मांग को 2 दिन में पूर्ति नहीं करता है, या रिजर्व बैंक का कार्यालय न होने वाले स्थान पर स्थापित बैंक ऋण के भुगतान की मांग को 5 दिन तक अगर पूरी नहीं करता है तो बैंक ऋण के भुगतान के अयोग्य समझा जाता है। रिजर्व बैंक न्यायालय में बैंकिंग कंपनी के समापन के लिए तभी आवेदन करता है जबकि बैंकिंग कंपनी के निरीक्षण के समय उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं होता है तथा इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार से उसे उस बैंक के समापन हेतु निर्देश मिले हों तथा उस बैंक की निश्चित समय में तरल अथवा अचल संपत्ति संबंधी नियमों का पालन करने में वह बैंक असफल रहा हो। यानी कि यदि उस बैंक के पास में किसी भी ऋण के भुगतान हेतु अयोग्य हो जाता है, उसके कार्य जो है वो जनता के विरुद्ध हो जाते हैं, सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो जाते हैं, या वह अपनी तरलता और अचल संपत्तियों को बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है, तो उस बैंक को बंद करने का अधिकार दिया गया है। दंड व्यवस्था। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिकूल कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सही बात को छिपाने पर या किसी विवरण, चिट्ठा या अन्य पत्र में किसी तथ्य को प्रकट न करने पर 3 वर्ष तक की कैद अथवा आर्थिक दंड दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शित करने योग्य सूचनाएं, प्रपत्र, पुस्तकें नहीं देता है या निरीक्षण करने में सहयोग नहीं करता है तो प्रत्येक त्रुटि पर 5,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। साथ ही अगर त्रुटि लगातार बनी रहती है तो 50 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। यदि कोई संचालक या अधिकारी इसके विरुद्ध निक्षेप करता है तो उस पर दुगनी राशि का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि उसने इस प्रकार की त्रुटि जानकर के नहीं की है या उसकी जानकारी में नहीं है या उसने उस त्रुटि को रोकने का उचित प्रयास किया था फिर भी वह त्रुटि हो गई है तो उसे दंड का भागीदार नहीं माना जाता है। इस प्रकार इस अधिनियम में किसी भी अधिनियम की धारा या नियम की अवहेलना करने पर संचालक, अधिकारी अथवा त्रुटि के जिम्मेदार व्यक्ति को 500 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और त्रुटि लगातार जारी रहने पर यह 50 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि हमारा अर्थतंत्र और हमारी मौद्रिक व्यवस्था मजबूत होने में सहायक होती है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है।